नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस अंतर को खत्म करने के लिए इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को हम लोग मजबूत कर सकें, या अगर आपको कहीं उसकी खुदा ना खास्ता कोई जरूरत पड़ती है आपको, तो कम से कम पहला कदम आप अपनी समझ बूझ के हिसाब से ले सकें। और आज का जो हमारा विषय है वो है दीवानी मामलों को लेकर कि दीवानी मामलों से जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान है। इसके साथ अगर आप किसी और तरह की कानूनी समस्या भी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई और समस्या आपके जहन में है, तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी बात आप हम तक रख सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर हमें लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ें और बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। और सर दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता जितेंद्र गर्ग हम तक जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जब लोग सर बात करते हैं दीवानी के मुकदमों की, तो उनको डिफाइन कैसे किया गया है, कौन से मुकदमे दीवानी वाले होते हैं, पहले ये समझना मैं चाहूँगा। नमस्कार जी। जी बिल्कुल ठीक बात है। दीवानी के मुकदमे के अंदर नॉर्मली वो मुकदमे आते हैं जिनके अंदर सजा का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सजा का प्रावधान सिर्फ उनकी एग्जीक्यूशन में होता है। दीवानी के मुकदमों में आप किसी चीज़ को कोर्ट से क्लेम करते हैं कि मेरी ये चीज़, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा जो कहीं फंसा हुआ है वो मुझे दिलाया जाए। उनमें कहीं सजा का प्रावधान प्राइमा फेसा नहीं होता है। ऐसे सभी मुकदमे जिनमें सजा का प्रावधान नहीं है या किसी क्रिमिनल ट्रायल की जरूरत नहीं है, वो सभी दीवानी के अंतर्गत आते हैं। जी किसी व्यवहार के लेन देन का मुकदमा, किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मुकदमा, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मुकदमा, ये सभी दीवानी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इस बारे में सर के प्रोसीजर क्या होता है, हम अपनी जो शिकायत है, जो चीजें हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए, उसको कहाँ फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन? जी, सबसे पहली चीज है कि हमारी शिकायत क्या है। जैसे अगर हमारा कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को हम सिर्फ फैमिली कोर्ट में दायर कर सकते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर बहुत सी जगह अभी फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश नहीं हुई है। भारत सरकार इस पर काम कर रही है कि फैमिली कोर्ट जल्दी से सब जगह इस्टेब्लिश हो जाए। जहां नहीं है वहां भी स्पेसिफिक एडीजेस को या जो दूसरी अदर न्यायालय हैं उनको पावर्स दी गई हैं उसकी, वहां उसको दायर किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुकदमा है तो प्रॉपर्टी जहां जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में फॉल करती है, जिस कोर्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है, वहां आप उसका मुकदमा दायर कर सकते हैं। उसके अलावा किसी लेन देन व्यवहार का मुकदमा है, आपका किसी से माल बेचा गया, माल खरीदा गया, पैसे का डिस्प्यूट हुआ, माल के बाद पैसे नहीं दी गई, पेमेंट नहीं दी गई, तो वो जहां पर डिफेंडेंट रहता है, जहां दूसरा पक्षकार रहता है, प्राइमा फेसा ही वही मुकदमा हो सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक चीज होती है वाद हेतु, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। जहां पर आपकी मीटिंग हुई, जहां से बिल रेज हुआ, या जहां पर माल सप्लाई होना था, जहां से माल डिस्पैच किया गया, या कोई पार्ट पेमेंट जिस कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर आती है, वहां पर भी आप उस मुकदमे को दायर कर सकते हैं। ठीक है। मैं ये भी जानना चाहूंगा सर आपसे कि जब हम लोग कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो उससे पहले पुलिस में शिकायत क्या जरूरी होती है, या फिर सीधा हम वकील से मिलकर अपना मुकदमा दायर करवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल नहीं, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि पुलिस में शिकायत जरूरी हो। खासकर सिविल के मुकदमों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पुलिस में शिकायत जरूरी रूप से की जाए। हम लोग करते हैं उसको, या उसको सलाह दी जाती है करने के लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था के अंतर्गत आदमी को सबसे पहले समझ ये होती है कि कोई भी मेरे साथ एक्ट हुआ तो सबसे पहले उसकी सूचना वो अपने संबंधित थाने में देता है। तो वो एक जनरल टेंडेंसी है, लेकिन कानून में इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको लिखित सूचना थाने में दी जाए। ठीक है सर। अगर थाने में लिखित सूचना नहीं दी जाती है और मान लिया मैट्रिमोनियल कोई केस है, उसके बारे में ही कोई डिस्प्यूट हम लोग दर्ज कराते हैं कोर्ट में, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? किस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कोर्ट सुनवाई करेगी? आनंद जी, इन्वेस्टिगेशन का सिविल में कहीं कोई तात्पर्य नहीं है। क्रिमिनल ट्रायल की अगर हम बात करेंगे, जैसे सेक्शन 498 दहेज प्रताड़ना के केसेस या डीवी एक्ट के केसेस, अगर उनकी हम बात करेंगे तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन का बात आती है। उसका तात्पर्य वहां से शुरू होता है। देन इन्वेस्टिगेशन ओवर इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके आगे कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। लेकिन सिविल में, सिविल का मतलब उसका तलाक का मुकदमा, खर्चे का मुकदमा, वहां पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसमें सिर्फ दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं और जज अपने विवेक से उसमें फैसला देते हैं। ठीक है। इस वक्त जगदीश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अब तक। जगदीश, अपनी बात आप रखिए। हाँ सर, नमस्कार।
आप हाँ तक सर, आवाज। नमस्कार। जी नमस्कार जगदीश, अपनी बात रखिए आप। हाँ सर, मेरा एक राजस्व मामला, तहसील का मामला है। तो 91-92 में वो अतिक्रमण करके मेरा दंड आपकी कर आवाज दिया। जगदीश हम तक साफ नहीं पहुंच पाई है, इत्मीनान से आप आराम से अपनी बात हम तक बताइए दोबारा। धीरे धीरे बोले। हाँ सर, मेरा एक रास्ते का वाद था जो शासकीय भूमि था। वो रास्ता तो नहीं है, ना अतिक्रमण था। वो साइन करके उन तहसीलदार को, उसको वरिष्ठ न्यायालय में अपील में था, लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार ने डबल से उसका आदेश करके फिर मेरा रास्ता बंद कर दिया है। 4 बार आदेश हुए हैं, लेकिन चारों बार आदेश का पालन नहीं हो रहा ठीक है क्या सर, वरिष्ठ जहां न्यायालय। तक बिल्कुल जगदीश जी, जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, कोई रास्ता आपके घर के सामने से है, उस पर अतिक्रमण है, आपने शिकायत दर्ज की, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और फैसला आया भी तो आपके फेवर में चीजें नहीं हो रही हैं। सर क्या इनको सहायता देंगे आप? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जगदीश जी बात को, इनको आदेश 4 बार मिला, हाँ। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। जी। तो उसके लिए आपके पास राइट है, उसकी अपील करें। आप सिविल कोर्ट में इंजेक्शन का दावा डाल सकते हैं, तहसीलदार के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दायर कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट उसकी एग्जीक्यूशन, जो आदेश आपके फेवर में अगर कोई हुआ है तो उसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 के अंदर सिविल में आती है, उसको आप एग्जीक्यूट कोर्ट के थ्रू करा सकते हैं। जरूर आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जगदीश आपको बेहतर सहायता इस बारे में मिली है। सर हम लोग अगर जैसे आपने कहा कि अलग अलग मामले होते हैं, कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, कुछ होते हैं प्रॉपर्टी के, तो अगर पार्टीशन का कोई मुकदमा होता है तो वो कैसे फाइल किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? जी, पार्टीशन का मुकदमा बेसिकली कई बार फैमिली के डिस्प्यूट में आता है कि पिछली लीगल एयर्स के थ्रू फादर की प्रॉपर्टी एक इस शहर में थी, दूसरी कहीं थी, तीसरी कहीं थी, तो उनमें सबको क्लब करके पार्टीशन किया जाता है। ये वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर पार्टीशन होगा तो सारी प्रॉपर्टीज का एक साथ सभी लीगल एयर्स के अमंग्स में होगा, उनके बीच में होगा। तो अगर एक प्रॉपर्टी उनकी गांधीनगर में गुजरात में है, दूसरी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है, तीसरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, तो तीनों में से कहीं किसी भी एक जगह जहां किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर वो मुकदमा दायर तीनों के लिए कर सकते हैं। तीनों कोर्ट को पावर होगी, तीनों कोर्ट की जुडिशियल फाइल करेगी कि वो अपनी टेरिटोरियल जुडिशियल यूज करके उनका मुकदमा डिसाइड करें उन पे। ठीक है सर, जमशेदपुर से लता हमारे दर्शक जुड़ चुकी हैं हम तक। लता अपनी बात आप रखिए। हेलो। जी लता। हाँ, लता मन्ना बोल रहे हैं हम। जी बताएं। हाँ, तो हम 490 केस किए हैं, ठीक है, जी और 800 मेंटेनेंस केस किए हैं, जी। तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसका उपाय क्या होगा? लता दरअसल जो मामले अदालत में होते हैं उनके लिए हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है कि उस केस के संबंधित जितने भी कागजात हैं उनको हम लोग पहले देखें। तो जितने भी आपके केस की फाइल है, जितने भी कागजात केस से संबंधित आपके हैं, आप उनकी कॉपी हम तक ज़रूर भेज दें। उसको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपका केस क्या है, उसमें क्या अभी तक हुआ है और किस तरह की सहायता आपको हम दे सकते हैं और किस सहायता की आपको ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। जो आपने सर जुरिस्डिक्शन की बात की थी, दो तरह की जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की। तो दोनों में फर्क क्या है और दोनों क्या क्या हैं? देखिए, टेरिटोरियल जुडिशन कोर्ट का क्षेत्राधिकार बताता है कि किस कोर्ट की क्षेत्राधिकार क्षेत्र कहां तक सीमित है। जैसे दिल्ली में 9 जिले काम करते हैं, 9 जिले की अलग अलग जिला अदालतें हैं। उन जिला अदालतों का अपने जिले के अंदर का टेरिटोरियल जुडिशन आता है, जिसको हम क्षेत्राधिकार की बात करते हैं कि वो इसके बाहर का मुकदमा डिसाइड नहीं कर सकती। जैसे अगर हम देखें, किसी आदमी ने डिफेंडेंट के अकॉर्डिंग जुडिशन बनाई कि डिफेंडेंट रहता है चंडीगढ़ में, उसका कोई कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में नहीं हुआ, उस जिला अदालत के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो केस वो जिला अदालत डिसाइड नहीं कर सकती, वो केस चंडीगढ़ में डलेगा। हाँ, यदि कोर्ट को वो सेटिस्फाई करता है अपने प्लेंट के अंदर, अपने दावे के अंदर एक कहीं ऐसा कुछ लिख के लाता है कि इस कोर्ट की जुडिशन के अंदर मेरी उसकी कोई मीटिंग हुई, मैंने उसको माल डिस्पैच किया, या मेरे कोई भी उससे लड़ाई झगड़ा इसके अंदर हुआ, देन वो कोर्ट उस दावे को एंटरटेन करेगी और डिसाइड करेगी। सर मैं जानना चाहूंगा जितेंद्र जी आपसे कि हम लोगों ने बात की कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, हम बात करेंगे कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है। मैं समझना चाहूंगा आपसे। पेक्यूनरी जुडिशन कोर्ट की मॉनेटरी जुडिक्शन है। मींस टू से, जैसे यूपी के अंदर सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, 2 पोस्ट होती हैं अलग अलग। सिविल के जो दीवानी के मुकदमे होते हैं वो 25,000 रुपए तक का मुकदमा, जिस दावे की वैल्यू 25,000 तक होगी, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के जज साहब देखते हैं। और 25,000 से आगे अनलिमिटेड की जुडिक्शन यूपी के अंदर है, जैसे कि 25,000 से अनलिमिटेड कितने रुपए का भी मुकदमा होगा वो सिविल जज सीनियर डिवीजन देखेंगे। इसी तरह से दिल्ली में जैसे है कि सिविल जज, जो नॉर्मल सिविल जज है, वो 3 लाख तक का मुकदमा देखते हैं, और उससे आगे 2 करोड़ जो अभी फिलहाल में अनाउंस हुई जुडिक्शन, वो आगे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के आदमी देखते हैं जी। अनलिमिटेड जुडिक्शन दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के पास है, वो मॉनेटरी जुडिक्शन होती है जी। इस वक्त सर हाथरस से अमित हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अमित अपनी बात आप रखिए। हाँ जी सर, प्रणाम। जी नमस्कार।
जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमारी खेती है असंक्रमणीय है सर। जी, हमारी जो खेती है वो असंक्रमणीय है, संक्रमणी करानी है, जिससे कि हमें लोन लेने में दिक्कत आ रही है। लोन लेने जाते हैं तो सर वो कहते हैं कि संक्रमण ही नहीं है इनके। तो भी या खेती है। जी। हमें बेहतर होगा कि अपनी ज़मीन के कागजात आप हम तक भेजेंगे, तो उसके बाद हम लोग स्थिति में आ पाएंगे कि आपकी ज़मीन में दिक्कत क्या आ रही है और कैसे आपको इस बारे में हम लोग सहायता दे सकते हैं। हमारा जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा जो ईमेल फ्लैश हो रहा है इसमें आप ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारा जो एड्रेस फ्लैश हो रहा है इसके द्वारा आप डाक के द्वारा भी हम तक भेज सकते हैं। तो आप किसी माध्यम से भेजिएगा, हमारी तरफ से आपको सहायता इस बारे में आपके जब कागज़ मिलने के बाद आपकी ज़रूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त वाराणसी से राहुल हमारे दर्शक। राहुल, अपनी बात आप रखिए। हाँ सर, नमस्ते जी नमस्ते। सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने अमेजोन पर ऑनलाइन एक मोबाइल परचेज किए थे, जी तो सर उसमें उन्होंने हमें रिक्सनेस मोबाइल दे दिया। ब्लैकबेरी जी। ब्लैकबेरी का पासपोर्ट था। हम्म तो उन्होंने हमें जब ये पुराना मोबाइल दिया तो हमने उनसे कहा कि हमें ये पुराना क्यों दिया, नया मोबाइल चाहिए था। उन्होंने कहा कि यही चल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना, आगे इस प्रोसेस में होगा करना पड़ेगा। ठीक है। जिस वक्त आपने ऑर्डर किया था उस वक्त क्या वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ये नया मोबाइल आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं? उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, उसमें केवल जो है वो मोबाइल बना हुआ था और उसमें नया पुराने के बारे में कुछ नहीं लिखा था। अगर पुराना लिखा होता तो हम उसको बुकिंग ही नहीं करवाते। ठीक है। जितेंद्र जी, क्या ये देखिए, लोग कर जैसे सकते हैं इनकी हम लोग? समस्या है राहुल की, राहुल जी जैसा आपने बताया कि आपने नया ऑर्डर किया था, आपको पुराना मोबाइल दे दिया गया, मतलब कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो कंज्यूमर की सर्विसेज आपको पूरी तरह से विक्रेता के द्वारा नहीं दी गई, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं अपनी तरफ से। अमेजोन का एड्रेस निकाल के वहाँ से एक ऑनलाइन एड्रेस आपके पास होगा, और उस एड्रेस के थ्रू आप अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे बात दायर कीजिए, आपको 100% न्याय मिलेगा। इसके अलावा आजकल कंज्यूमर कोर्ट्स में ऑनलाइन भी कंप्लेंट्स होती हैं, अगर आप उससे परिचित हैं तो गूगल पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या इनका प्रोसीजर सर क्या करना होगा? इनको लॉयर हायर करना होगा या फिर सीधे जाकर ये लोग शिकायत कर सकते हैं? जी नहीं, वैसे प्राइमा फेसाई कंज्यूमर कोर्ट्स में लॉयर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ लेमैन जो लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और लोगों को कानून के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो बेहतर है कि अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो किसी लॉयर के थ्रू कंप्लेंट दायर करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और प्रॉपर तरीके से काम हो पाएगा, लेकिन वहाँ आप बिना लॉयर के कर सकते हैं, प्रावधान उसका नहीं। ठीक है सर। सो दिल्ली से यशवंत हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। यशवंत, अपनी बात आप रखें। यशवंत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो यशवंत, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी इस बारे में, और आपकी समस्या सुनकर जानकर उसमें बेहतर सहायता आपको जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, हम लोगों ने जो बात की, हम लोग लगातार सिविल जुरिस्डिक्शन की, अगर रिकवरी के लिए कोई अपना कोई केस फाइल करना चाहता है तो उस बारे में क्या तरीका उसको अपनाना चाहिए और कहाँ वो फाइल करेगा? जी, रिकवरी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिकवरी किस चीज़ की करनी है। जैसे हम मानते हैं बैंक को अपने लोन के अमाउंट की रिकवरी करनी है, तो बैंक सीधी सी चीज़ है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग रिकवरी का दावा उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुडिशन के अकॉर्डिंग करेगा। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि किसी दो पक्षकार के बीच में लेन देन का, व्यवसाय का झगड़ा है, कोई व्यापार उनका हुआ था, दूसरे पक्षकार को आपने माल बेचा, उसके साथ मीटिंग आपने अपने ऑफिस में करी, उसने आपको चेक वहां पर कोई पेमेंट का दिया, पेमेंट वहां पर करी, मीन्स टू से कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु जिसको हिंदी में हम कहते हैं, वो वहां किसी भी कोर्ट की जुडिशन में उत्पन्न हुआ जी, भले ही डिफेंडेंट वहां ना रहता हो, तो भी उस जिला न्यायालय को, उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुडिशन में उस कोर्ट को पावर है कि वो उस बात को डिसाइड करेंगे वहां से बैठ जी जी। ठीक है सर। और इस वक्त दिलीप कुमार हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। दिलीप, अपनी बात आप रखिए। दिलीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए दिलीप, आपका नंबर हम तो पहुंच चुका है हमारी टीम की तरफ से, आपको जल्द कॉल जाएगा इस बारे में। इस वक्त शैलेश हमारे दर्शक। शैलेश, अपनी बात आप रखें। हाँ, जी हेलो जी शैलेश। मेरा सवाल ये है कि सर जी मेरे पापा के, मेरे दादा के नाम में एक जमीन था, बराबर। और जमीन का भी मेरे पापा के सब और मेरे अंकल के सबके नाम पे सर्वे किया हुआ है, बराबर। पर उसमें क्या हुआ है कि वो जो जमीन है वो हमारा आधा ही खुलता है, आधा का वो जबान में बोला हुआ है। नहीं, समस्या उसमें क्या है आपकी? जो एक फैक्ट्री हमारे नाम पे का डॉक्यूमेंट हमारे नाम पे है,
पर वो जो सेठ है उसने थोड़ा सा कब्जा करा हुआ है। हम लोग अच्छा। जैसा आगे केस किसी ने कब्जा जाने कर नहीं लिया देता आपने। है। ठीक है, तो इस बारे में कोई पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस ने 10 साल से केस चालू किया हुआ, फिर भी अभी पूरा कंफर्म आगे जाने ही नहीं देता है केस। अच्छा, तो तो कहाँ कोर्ट तक जाना चाहिए कोर्ट आपके? तक गए हैं अभी आप लोग इसको लेकर? क्या सर, कोर्ट तक गए हैं आप इस केस को लेकर अभी तक? क्या हाँ गए थे, अभी कौन से कोर्ट तक जाएंगे तो जल्दी काम हमारा हो सकता है। ठीक है सर, क्या सहायता हम हाँ, आपको जैसे देंगे? मैं इनकी बात समझ पा रहा हूँ कि किसी ने अवैध रूप से इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, जी। जिसको इन्हें वापस चाहिए। जो वापस चाहिए तो इसको बोलते हैं ट्रेसपासर। अगर कोई ट्रेसपासर है तो उसके लिए पुलिस में आपने शिकायत दी होगी, और पुलिस में अगर शिकायत दी है तो पुलिस उस पर FIR रजिस्टर्ड करेगी, अपने आप चार्जशीट फाइल करेगी इन्वेस्टिगेट करके मैटर को। देन वहाँ पे ट्रायल चलेगा एंड कोर्ट विल डिसाइड कि ही इज ए ट्रेसपासर और नॉट। अगर वो ट्रेसपासर होता है तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी और आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस लाई जाएगी। लेकिन जी, अगर सिविल की हम बात करें, दीवानी मामले की, तो आपको कब्जा वापस चाहिए। तो कब्जे के लिए आपको अपना एक दावा दायर करना पड़ेगा सिविल कोर्ट की जुडिशन के अंदर, जहां पर जिस कोर्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी फॉल करती है वहां पे आप दावा दायर करें, कब्जे का दावा दायर करें। उसके ऊपर आप उससे अवैध रूप से उस प्रॉपर्टी में रहने का खर्चा भी मांग सकते हैं। ठीक है सर। इस वक्त RM खड़े लखनऊ से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सर, अपनी बात आप रखिए। सर, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दें ताकि आपकी बेहतर तरीके से आवाज हम लोग सुन पाएं। चलिए, शुक्रिया सर, आपका नंबर अब तक पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपको जल्द कॉल जाएगा, इस बारे में सहायता आपकी की जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हम लोग जुड़ने के लिए, उस बारे में बेहतर सहायता और बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय दिया जाए। इस मामले में अगर कोई भी कैसी भी समस्या आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हम तक जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से बेहतर सहायता और बेहतर सलाह आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार।